गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होता है माल प्रेजेंटेशन। आपको पता है माल प्रेजेंटेशन का मीन्स क्या होता है? कि वो पोजीशन जो हेड के अलावा दूसरी पेल्विस के अंदर क्या हो, प्रेजेंट हो। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने पढ़ी थी कि नॉर्मल पोजीशन क्या होती है बच्चे की, नॉर्मल लाई क्या होती है, जिसमें क्या आता ना, बच्चा या तो लंबाई के अंदर प्रेजेंट हो, या बच्चा लेटी हुई पोजीशन में हो, या बच्चा टेढ़ी पोजीशन के अंदर हो। ये मैंने हम लोगों ने पढ़ी थी वो सारी चीजें। यहाँ पे माल प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है जो मदर का पेल्विस होता है उस पेल्विस के अंदर बच्चे के हेड के अलावा बाकी कोई भी वहां पे क्या हो, प्रेजेंट हो। जैसे मान लो बच्चे का शोल्डर है वो पेल्विस के अंदर है, बच्चे के पैर है वो पेल्विस के अंदर है, बच्चे के बटक्स है वो क्या है, पेल्विस के अंदर है, बट हेड पार्ट है वो पेल्विस के अंदर नहीं है। तो नॉर्मली जो देखा जाए तो सामान्य रूप से कि हेड के अलावा कोई भी प्रेजेंटिंग पार्ट या उपस्थिति जिस ऑर्गन की वहां पे देखने को मिलेगी वही क्या कहलाती है, आपकी माल प्रेजेंटेशन। यू नो अबाउट इट। हर एक चीज का मतलब आपको पता है कि माल प्रेजेंटेशन होता क्या है। ऑलरेडी अगर हमने स्टार्टिंग के अंदर डिस्कस किया था, उस डिस्कशन के अंदर यही तो पढ़ा था हमने कि बच्चे की जो नॉर्मल पोजीशन होगी वो नॉर्मल पोजीशन किस तरह से होती है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये मान लो बच्चा इस वाली पोजीशन के अंदर, ये बच्चे का हेड है और यहाँ से उसका ये क्या हो गया, बटक्स पार्ट आ गए। बट तो ये तो नॉर्मल मानी जाएगी, सामान्य कंडीशन है ये तो। बट वहीं अगर देखा जाए ये बच्चे का हेड यहाँ है और बच्चे का ये क्या हो गए, बटक्स वगैरह ये यहाँ पे ऐसे आ गए, तो ये जो हेड पार्ट है वो तो ऊपर की तरफ है और बच्चे के बटक्स क्या आ गए हैं, नीचे की तरफ आ गए हैं। तो वो सारी कंडीशन ही क्या कहलाती है, एबनॉर्मल कहलाती है। उसी को क्या बोलते हैं, माल प्रेजेंटेशन। इसका मतलब भी क्या होता है, एबनॉर्मल। कू का मतलब भी क्या होता है, एबनॉर्मल ही होता है। गर्भ का मतलब क्या होता है भाई, प्रेगनेंसी के दौरान जब लेबर प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है उस दौरान जब हमने देखा कि एक बच्चा है, उस बच्चे की उपस्थिति पेल्विस में ना, पेल्विस के अंदर जो देखने को मिलेगी वो बच्चे के या तो पैर दिखाई दे रहे हैं पहले, या बच्चे के बटक्स दिखाई दे रहे हैं, या बच्चे का शोल्डर दिखाई दे रहा है, बट हेड पार्ट वहां पे आपको विजिबल नहीं हो रहा है। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, माल प्रेजेंटेशन। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि हेड पार्ट के अलावा, सिफेलिक पार्ट के अलावा कोई भी अगर बच्चे का पार्ट वहां पे प्रेजेंट है पेल्विस के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत रेयर चांसेस के अंदर हम लोग नॉर्मल तरीके से बच्चे का जन्म करवाते हैं, बट मोस्ट ऑफ चांसेस होते हैं वो किसके होते हैं, सिजेरियन सेक्शन के। इज दैट क्लियर? कि मैंने कहा था जब बच्चे का हेड पार्ट ही प्रेजेंट हो तो कोई चांस ही नहीं है, सारी चीजें नॉर्मल हो सकती है, वहां पे सिजेरियन सेक्शन का कोई चांस नहीं बनेगा। बट वहां पे इस हेड के अलावा कोई और अदर पार्ट वहां पे प्रेजेंट हो, उस दौरान हमें बहुत ही सावधानी से ध्यान पूर्वक उसकी डिलीवरी करवानी होती है। वो डिपेंड करेगा, कुछ केस के अंदर हो जाता है बच्चे की डिलीवरी, बट ज्यादा से ज्यादा केसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सर्जरी के द्वारा बच्चे की प्रेजेंटेशन या बच्चे की डिलीवरी करवाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, यहाँ पे आपने देखा कि माल प्रेजेंटेशन किसको बोलते हैं, हेड के अलावा कोई भी पार्ट अगर वहां पे प्रेजेंट हो, किसके अंदर, पेल्विस के अंदर, उसी को आप क्या बोलते हो, माल प्रेजेंटेशन। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, सिफेलिक। सिफेलिक का मतलब भी क्या होता है, हेड। तो इस हेड के अलावा कोई भी गर्भस्थ शिशु की, जैसे मान लो ब्रीच हो, जैसे बच्चे का क्या हो, बटक्स आ रखे हैं, शोल्डर प्रेजेंटेशन हो, तो ये सारी क्या कहलाती है, माल प्रेजेंटेशन के अंदर आती है। अब अगर हम सामान्य तरीके से बच्चे की प्रेजेंटेशन देखते हैं वो कौन कौन सी मिलती है, प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस, गर्भस्थ शिशु की प्रस्तुतियां कौन कौन सी हैं। पहली है सिफेलिक। अब इस सिफेलिक के अंदर तीन आती है, एक होता है वर्टेक्स, एक होता है ब्रो और एक होता है चेहरा, फेस जिसको बोलते हैं। मतलब अगर पेल्विस के अंदर बच्चे का क्या हो, ये इतना पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, जहां पे बाल लगे रहते हैं, अगर वो वहां पे वेजाइना के अंदर दिखाई दे रहा है तो वर्टेक्स हो गया। दूसरा, अगर बच्चे का इतना पोर्शन दिखाई दे रहा है जिसको बोलते हैं ना माथा, फोरहेड, तो हो गई ब्रो प्रेजेंटेशन। यहाँ पे फेस, यहां से लेके यहां तक का एरिया अगर वेजाइना के अंदर दिखाई दे रहा है
तो क्या होगी, फेस प्रेजेंटेशन। तीनों चीज समझी। जहां पे बाल लगे हुए हैं वो वाला वर्टेक्स हो गया, यहाँ ये इतना पोर्शन ब्रो हो गया, और ये इतना पोर्शन जहां यहां से लेके आंखों से लेके ठुड्डी तक का जो पोर्शन है वो क्या हो गया, चेहरा। तो ये तो क्या होती है, हेड वाले के अंदर 3 प्रेजेंटेशन होती हैं। ठीक है, 1, 2 और 3 समझ में आई। पहले था सिफेलिक। सिफेलिक का मतलब भी क्या होता है, हेड प्रेजेंटेशन। हेड के अंदर क्या होता है, पहले तो या तो बच्चे का ये वाला आपको दिखाई देगा पोर्शन, या बच्चे का इतना पोर्शन ये दिखाई देगा, या फिर बच्चे का ये इतना पोर्शन आपको दिखाई देगा। तो ये 3 प्रेजेंटेशन किसकी हो गई, सिफेलिक की। नेक्स्ट में आता है ब्रीच। ब्रीच में क्या होता है, बटक्स प्रेजेंटेशन देखते हैं हम लोग। वहां पे वेजाइना के अंदर, पेल्विस के अंदर हमें क्या दिखाई देंगे, बटक्स दिखाई देंगे। शोल्डर प्रेजेंटेशन, बच्चे का कंधा दिखाई देगा। और ये होता है कंपाउंड, मतलब पीठ दिखाई दे रही है, आगे से दिखाई दे रहा है, मतलब सारे मिक्स में रहते हैं। बच्चा क्या होता है, घूमता फिरता ही रहता है, कभी हाथ लेके पहले चले जाता है, कभी पैर पहले लेके चले जाता है, कभी बटक्स आ जाते हैं, कभी सिर आ जाता है, कुछ भी। तो ये सारे क्या होते हैं, मतलब ये मिक्सअप में होता है, कोई भी प्रेजेंटेशन वहां पे देखने को मिल सकती है। इज दैट क्लियर। इतनी चीज आपको समझ में आई कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। पहली थी सिफेलिक प्रेजेंटेशन। इस सिफेलिक प्रेजेंटेशन के अंदर अगर हम देखेंगे तो एक हो गया वर्टेक्स, एक हो गया ब्रो और एक हो गया फैश। ये ब्रीच वाले में क्या हो गया, बटक्स वहां पे दिखाई देंगे, ये शोल्डर हो गया और ये कंपाउंड हो गया। ये सारी सिफिलिक प्रेजेंटेशन के अलावा अगर गर्भस्थ शिशु के अंदर शोल्डर प्रेजेंटेशन हो या ब्रीच प्रेजेंटेशन हो तो वो ही क्या कहलाती है, माल प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये इसलिए माल प्रेजेंटेशन बोलते हैं कि इस कंडीशन के अंदर बच्चे की नॉर्मल वेजाइनल कैनाल से डिलीवरी है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, प्रॉब्लम कर सकती है। समझ में आया। ये क्या है, कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी तो है, मैंने ये तो बताया था, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में तो पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये कौन सी कंडीशन आ गई, जब बच्चे के अंदर क्या हो, एबनॉर्मल कंडीशन वहां पे देखने को मिल जाए। समझ में आया आप लोगों को। यहाँ पे कंडीशन मदर से प्रॉब्लम नहीं आ रही है, यहाँ किसकी प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे की प्रॉब्लम आ रही है। बच्चे ने क्या कर रखी है, अपनी पोजीशन है वो खराब कर रखी है। समझ में आया। जो जिस चीज को पहले आना चाहिए था वो उस चीज को पहले ना लाके किसी दूसरी चीज को पहले लेके आ रहा है, तो वो वहां पे क्या करेगा, कॉम्प्लिकेशन करेगा, और कॉम्प्लिकेशन होगा तो नॉर्मल तरीके से डिलीवरी है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि 3 तरह की वो पोजीशन होती है कि जिसमें आप अबनॉर्मल मान सकते हो। अगर यहाँ कंडीशन देखोगे, फर्स्ट हो ना वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। वर्टेक्स में देखना बच्चे के पेल्विस का हेड आ रखा है, दिख रही है आपको, भाई बच्चे का हेड ही तो है, ये देख लो, ये बच्चे का सिर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये वर्टेक्स हो गया। यहाँ पे बच्चे का क्या हो रखे हैं, पैर, सिर तो ये रहा, ये बच्चे के पैर और बटक्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसको आपने बोल दिया ब्रीच प्रेजेंटेशन। यहाँ बच्चे के शोल्डर आ रहे हैं, ये कंधा वहां पे क्या आ रहा है, प्रेजेंट है, किसमें, पेल्विस के अंदर, तो इसको आपने शोल्डर प्रेजेंटेशन बोल दिया। तीनों डायग्राम में दिखी कि वर्टेक्स तो आप किसको बोलते हो, जिसके अंदर सिर प्रेजेंट हो, कहां पे, पेल्विस के अंदर। जिस पेल्विस के अंदर बच्चे का बटक्स प्रेजेंट हो उसको आप ब्रीच बोलते हो, और जहां पे शोल्डर प्रेजेंट हो उसको आप क्या बोलते हो, शोल्डर प्रेजेंटेशन बोलते हो। तीनों चीज है, सबसे जो नॉर्मल होती है, सामान्य होती है, वो यही होती है। ये दोनों क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है या माल प्रेजेंटेशन आती है। क्या है ये दोनों, माल प्रेजेंटेशन। समझ में है आप लोगों को। ये नॉर्मल प्रेजेंटेशन है, बट ये दोनों क्या है, माल प्रेजेंटेशन के अंदर आती हैं। इसके द्वारा हम आराम से नॉर्मल तरीके से बच्चे की जन्म करवा सकते हैं, पर इन दोनों में बहुत कॉम्प्लिकेशन आएगा। तो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सर्जरी से बच्चे की डिलीवरी करवाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे कंडीशन आती है कि अगर ये सारी चीजें आपको हो गई है, भाई माल प्रेजेंटेशन आ गई है, तो इस माल प्रेजेंटेशन को हम लोग ट्रीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है कैसे कर सकते हैं, इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। मैनेजमेंट के अंदर क्या देर का, अगर बच्चा भाई एक जगह पे नहीं टिक रहा है, मैंने बताया था ना, कभी तो सिर को लेके जा रहा है पहले, कभी हाथ पहले आ रहे हैं, फिर घूम जाता है वापस, कभी पैर आ गए, फिर बटक्स आ गए, मतलब बच्चा एक जगह पे नहीं टिक रहा है, फिक्स नहीं हो रहा है, कहाँ, पेल्विस के अंदर।
तो पेल्विस के अंदर अगर बच्चा अस्थिर है, अस्थिर स्थिति का प्रबंधन हम कैसे करेंगे? अगर 37 सप्ताह की क्या हो गई है, पर्टिकुलर लेडी हो गई है, मतलब जो प्रेगनेंसी वाली, तो उस दौरान हम महिला को अस्पताल में भर्ती करेंगे। मतलब अगर 9 महीने का टाइम हो चुका है तो उसके बाद हम महिला को क्या करेंगे? अस्पताल में भर्ती करेंगे, और भर्ती करके हम उसका क्या करेंगे? सोनोग्राफी करेंगे। समझ में आया? आपने सारी चीजें देख ली कि कौन कौन सी माल प्रेजेंटेशन है। माल प्रेजेंटेशन हो गए, 37 सप्ताह का क्या हो गया? प्रेगनेंसी भी हो गई, मतलब 9 महीने पूरे हो गए। तो उस दौरान 9 महीने के दौरान हम महिला को अस्पताल में क्या करेंगे? भर्ती करेंगे। भर्ती करने के बाद यूएसजी करेंगे। यूएसजी करने के बाद में आपको 2 चीजें देखनी है। पहले ये देखनी है यदि कॉम्प्लिकेशन उपस्थित हो, मतलब रिस्क प्रेजेंट हो, खतरा प्रेजेंट हो, तो सिफिलिक गर्भवर्तन कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो। मतलब कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, और आप चाहते हो हम लोग क्या करें? बाहर से बच्चे को क्या करें? घुमा दें अंदर ही, मतलब बाहर से हाथों का यूज करके उसके मदर के एब्डोमेन पे आपने क्या किया? रोटेशन किया। तो आप सोच रहे हो जैसे रोबोट ने रोटेशन किया बस हम भी कर दे, बट नहीं। अगर जटिलता या कॉम्प्लिकेशन हो और वहां पे क्या हो? सिफिलिक गर्भवर्तन, मतलब जिसको आप परिवर्तित कर सकते हो, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो, तो सिजेरियन सेक्शन ही कर देना है। समझ में आया? मतलब सीधी सी बात है, अगर कॉम्प्लिकेशन वहां पे दिखाई दे रहे हैं आपको कि इसके बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, सर्जरी करो। दूसरा, जटिलता क्या है? कॉम्प्लिकेशन वहां पे है ही नहीं, सारा कुछ हम लोग अच्छी तरीके से वहां पे क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं। तो वहां पे अगर बाहरी वातावरण से, बाहर अगर डॉक्टर ने उसको क्या कर दिया? रोबोट की तरह उसको मूवमेंट करवा दिया बच्चे को, और क्या ला दिया पेल्विस के अंदर? बच्चे का हेड। तो वो कंडीशन ऑक्सीटोसिन ड्रिप वगैरह देके हम लोग क्या करेंगे? वेजाइनल डिलीवरी करवा देंगे। भाई पहले वाले में तो क्या है? सारी चीज क्या है? एबनॉर्मल है, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है, तो कुछ भी आपको देखना वेखना नहीं है, सर्जरी करनी है। यहाँ पे आपको पता है कि सब कुछ थोड़ा ठीक चल रहा है, हम लोग बाहर से बच्चे को घुमा के नॉर्मल तरीके से बच्चे को जन्म करवा सकते हैं। अगर वो सफल हो जाते हैं, भाई कॉम्प्लिकेशन नहीं थे, डॉक्टर ने सोचा कि यहाँ पे खतरा नहीं है, तो अगर बच्चे को मैं घुमाऊंगा तो घूम गया तो हम लोग नॉर्मल तरीके से बच्चे का जन्म करवा देंगे, और नहीं भी घुमा तो कॉम्प्लिकेशन तो है ही नहीं, हम क्या करवा देंगे? सर्जरी करवा देंगे। अगर वो घुमाने के अंदर सफल हो गए, कौन? डॉक्टर सफल हुए तो वेजाइनल डिलीवरी, नॉर्मल तरीके से बच्चे का जन्म, और अगर वो घुमा ही नहीं है, सफल हो गए डॉक्टर उसको घुमाने में, तो सर्जरी करेंगे। मैनेजमेंट पता चला, अगर 37 सप्ताह की महिला हो गई है, किसके दौरान? प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस दौरान उसको कहाँ करेंगे हम लोग? भर्ती, हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे, फिर उसका यूएसजी करेंगे। यूएसजी में हमें 2 चीजें देखने को मिल जाएंगी, या तो महिला में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, तो कॉम्प्लिकेशन है तो भाई कॉम्प्लिकेशन को कम करना पड़ेगा, बढ़ाना नहीं है। तो हम कॉम्प्लिकेशन को कम कैसे करेंगे? सर्जरी करके। सर्जरी करके बच्चे का डिलीवरी करवा देंगे। बट अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उस दौरान डॉक्टर थोड़ा बहुत क्या करता है कि अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो मैं बच्चे को बाहर से घुमा सकता हूं क्या? अगर वो घुमाने में सफल हो गया तो वेजाइना से डिलीवरी, बट वो अगर असफल हो गया तो भी क्या नुकसान हो गया? असफल ही तो हुआ है, बच्चा तो अंदर है ही ना जिंदा, हम लोग सर्जरी से बच्चे को डिलीवर करवा देंगे। ये क्या हो गया? माल प्रेजेंटेशन का मैनेजमेंट। समझ में आया आप लोगों को? माल प्रेजेंटेशन, अगर हेड के अलावा बच्चे का कोई दूसरा पार्ट पेल्विस के अंदर प्रेजेंट हो, उस कंडीशन को आप क्या बोलते हो? माल प्रेजेंटेशन बोलते हो। और उस माल प्रेजेंटेशन को आप अगर सही करने में सफल हो गए तो वेजाइना से डिलीवरी करवा दो, और अगर सफल नहीं हुए तो सर्जरी करवा दो। समझ में आया? नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भाई नेक्स्ट ये जो माल प्रेजेंटेशन हो गई, माल प्रेजेंटेशन होने के बाद जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, नेक्स्ट कंडीशन है हमारी माल प्रेजेंटेशन के बाद में एबनॉर्मल यूटेराइन एक्शन। अगर यूट्रस प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहा है, संकुचन नहीं कर पा रहा है, कौन? यूट्रस। अगर यूट्रस प्रॉपर तरीके से संकुचन नहीं कर पाएगा तो प्रॉब्लम है वो वहां पे
बहुत ज्यादा होने को देखने को मिल सकती है। कैसे भाई, आपको ही पता है कि अगर अच्छे से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो बच्चा अच्छे से डिलीवर हो पाएगा। समझ में आया? बट यहाँ ऑक्सीटोसिन भी दे दिए, प्रोस्टाग्लैंडिन भी दे दी, आपने सारे दे दिए जो क्या करवाए, यूट्रस पे एक्शन करके यूट्रस से कॉन्ट्रैक्शन करवाए। अब यूट्रन कॉन्ट्रैक्शन वहां पे फिर भी नहीं हो पा रहे, तो बच्चा डिलीवर हो पाएगा क्या नॉर्मल तरीके से? नहीं, वो भी तो प्रॉब्लम हो गई भाई। ऑक्सीटोसिन की ड्रिप पे ड्रिप दिए जा रहे हो, बट फिर भी यूट्रस में कोई हलचल नहीं है। प्रॉब्लम है कि नहीं वो चीज? तो यही क्या होती है, असामान्य यूटेराइन एक्शन। क्या? असामान्य यूटेराइन एक्शन। अगर यूट्रस है वो प्रॉपर तरीके से, क्या यूट्रस प्रॉपर तरीके से अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाए, उस कंडीशन को आप क्या बोलते हो, एबनॉर्मल यूटेराइन एक्शन। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, इसकी एबनॉर्मल यूटेराइन एक्शन की, तो वह स्थिति जो प्रसव प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो उनके पैटर्न में परिवर्तन आने के कारण सामान्य प्रसव प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। समझ में आया? वह स्थिति कौन सी स्थिति, जब प्रसव प्रक्रिया स्टार्ट हो गई और उस दौरान उस गर्भाशय में संकुचन की प्रक्रिया गड़बड़ा गई, उसमें चेंज हो गए, वो नॉर्मल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, उस कंडीशन को ही आप क्या बोलते हो, असामान्य गर्भाशय एक्शन, एबनॉर्मल यूटेराइन एक्शन। किसको बोलते हो? वो स्थिति। अब स्थिति कौन सी, जब प्रसव प्रक्रिया स्टार्ट हो गई और प्रसव प्रक्रिया स्टार्ट होने के बाद यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है, उनमें क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। और वो परिवर्तन ऐसा आया कि वहां पे वो क्या करता है, सामान्य प्रसव को प्रभावित करता है और अच्छे से प्रसव प्रक्रिया नहीं होने देगा। तो इसके लिए कंडीशन को आप क्या कहते हो, एबनॉर्मल यूटेराइन एक्शन। आपको ही पता है नॉर्मल प्रसव प्रक्रिया के लिए यूट्रस का संकुचन होना बहुत जरूरी है। जब तक वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा, मैंने आपको बताया था कि सेकेंड स्टेज की जो लेबर होती है उस दौरान जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज के अंदर, तो वो कितने होंगे, हर 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आएंगे। और कितनी देर के लिए आएंगे, कम से कम 1 या 1.5 मिनट तक रहेंगे। तो मैंने बताया था ना कि 10 मिनट के अंदर नहीं करके कितने आ जाएंगे, 3 से 4, मतलब 3-4 यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आ जाएंगे। और उनकी जो ड्यूरेशन रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 से 1.5 मिनट के लिए। और बहुत ज्यादा सीवियर कॉन्ट्रैक्शन आएंगे कि मदर उनको टॉलरेट नहीं कर पा रही है। समझ में आ रहा है? वो स्थिति क्या कहलाती है, सामान्य। बट अगर उनमें दिक्कतें आने लग गई है, कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, डिलीवरी प्रक्रिया तो स्टार्ट होगी बट 1-1 घंटे से ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो कर रहा है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, असामान्य और एबनॉर्मल यूटेराइन एक्शन। इज दैट क्लियर? आपको इतनी चीज समझ में आई? नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, प्रसव से पूर्व झिल्लियों का फटना, मतलब प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। अगर जो मेम्ब्रेन होती है PROM, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, अगर वो 28 सप्ताह के बाद में बट 36 सप्ताह से पहले, मतलब 28 सप्ताह के बाद में कभी भी बिना किसी कारण से ही अगर वो मेम्ब्रेन बच्चेदानी के मुंह के जो आगे होती है वो मेम्ब्रेन बिना किसी कारण वहां पे फट जाए, समझ में आया, समय से पूर्व, मतलब बच्चे के जन्म के दौरान जिसको फटना चाहिए था, बच्चे का जन्म तो होने वाला 2 महीने बाद और उससे पहले ही वो फट गई, बच्चे का जन्म होने वाला 15 दिन बाद और उससे पहले ही फट गई, उसी को क्या बोलते हो, प्रसव से पूर्व मेम्ब्रेन का रप्चर होना। समझ में है आप लोगों को? मेम्ब्रेन का रप्चर होना किसको बोलते हैं, प्रसव से पूर्व। अगर 28 सप्ताह के बाद में बट 9 महीने से पहले अगर वो मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो वो क्या कहलाती है, समय से पूर्व रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ये क्यों हो सकती है, कारण क्या है, मान लो
मदर की यूट्रस के अंदर 2 या 3 बच्चे एक साथ क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। मदर के अंदर क्या हो गई, हाइपरटेंशन वाली कंडीशन आ गई है। समझ में आया। दूसरी कंडीशन, अगर लेडी क्या है, बहुत ही मतलब टीनेज प्रेगनेंसी उसने कंसीव कर लिया, मतलब 18 साल से पहले ही वो क्या माँ बनने वाली है। तीसरी, अगर वो 35 साल के बाद में माँ बनने वाली है। तो ये ऐसे कुछ कारण होते हैं, रिस्क होते हैं, जिनके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करवाने में अपना थोड़ा बहुत योगदान देते हैं। समझ में आया। कौन कौन, अगर मदर के अंदर क्या हो, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, एक साथ 2-3 बच्चे क्या कर रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, कहां पे, विकास कर रहे हैं, कहां पे, यूट्रस के अंदर। अगर मदर को हाइपरटेंशन हो गया है, मदर है वो बहुत उम्र में बहुत छोटी है या उम्र में बहुत बड़ी है, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, उसके अंदर प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करवाने का काम करती हैं। समझ में आया। तो समय से पूर्व का मतलब भी क्या होता है, 28 सप्ताह के बाद। पर 9 महीने से पहले ही, या सीधा सा मान लो बच्चे के जन्म से बहुत पहले ही क्या हो जाना, झिल्ली का फट जाना, क्या कहलाता है, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। अगर यहाँ नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या कारण हो सकता है। देखो इसके अंदर सीधा सा लैंग्वेज लिखा पड़ा है कि जब मेम्ब्रेन प्रेगनेंसी के तीसरे ट्राइमेस्टर के शुरू होने के पश्चात, जब मेम्ब्रेन प्रेगनेंसी के तीसरे ट्राइमेस्टर के शुरू होने के पश्चात 28 सप्ताह की अवधि के पश्चात, मतलब भाई तीसरा ट्राइमेस्टर 28 सप्ताह से तो शुरू होता है, 29 से 40 ही तो होता दे रखा है मैंने। तो अगर तीसरे ट्राइमेस्टर के शुरू होने के बाद में या 28 सप्ताह की अवधि के बाद में प्रसव प्रक्रिया के प्रारंभ होने से पूर्व ही फट जाती है, 28 सप्ताह के तो बाद में, बट प्रसव प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही क्या होती है, फट जाती है। तो ये स्थिति क्या कहलाती है, समय से पहले प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहलाती है। मान लो यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है कि वो बीमारी या वो सिचुएशन ऐसी जब प्रेग्नेंट हुई थी लेडी और उसको 28 सप्ताह हो गए, तीसरा ट्राइमेस्टर चालू हो गया, उस तीसरे ट्राइमेस्टर के बाद में बट का ध्यान रखना, परंतु प्रसव प्रक्रिया के प्रारंभ होने से पहले ही, लेबर स्टार्ट ही नहीं हुआ, उससे पहले ही क्या हो गई, वो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो गई। उसी को आप क्या बोलते हो, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ये 2 तरीके से हो सकती है। पहली क्या होती है, प्री टर्म, और एक होती है टर्म। प्री टर्म का मतलब होता है 37 सप्ताह की अवधि से पहले। कब, 37 सप्ताह की अवधि से पहले। और टर्म क्या होता है, 37 सप्ताह की अवधि के बाद। समझ में आया। प्री टर्म तो किसको बोलते हैं, 9 महीने से पहले, और टर्म किसको बोलते हैं, 9 महीने के बाद। वो क्या होती है, फट जाती है, बट ऐसे नहीं फटेगी, जब ही प्रसव प्रक्रिया स्टार्ट होगी तभी फटेगी वो। समझ में आया आप लोगों। प्री टर्म वाले में क्या होता है, प्रसव प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होती है, उससे पहले ही वो फट जाती है, तो वो क्या हो गई, एबनॉर्मल प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। बट अगर प्रसव प्रक्रिया के स्टार्ट होते ही अगर मेम्ब्रेन फट जाती है तो वो टर्म कहलाती है, नॉर्मल तरीका है। समझ में आया आप लोगों को। प्री टर्म किसको बोलते हैं, 9 महीने से पहले, चलो हो गई 9 महीने से पहले, बट उसका भी कारण होना चाहिए था कि हाँ बच्चा है वो क्या हो रहा है भाई, डिलीवर हो रहा है, बट वहां डिलीवर प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती, 9 महीने से पहले वो फट जाती है, तो वो भी प्रॉब्लम करती है। टर्म वाले में क्या होता है, जब 9 महीने के बाद में फटेगी, बट फटेगी भी तब भाई, रप्चर भी कब होगी, जब लेबर प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। समझ में आया। 9 महीने बाद में भी वो तभी रप्चर होगी जब लेबर प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तभी उसको हम क्या बोलते हैं, टर्म प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ये जो मैंने यहाँ पे लिखाया कि 28 सप्ताह के बाद, परंतु प्रसव प्रक्रिया के पहले ही मेम्ब्रेन का रप्चर होना क्या कहलाता है, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ
मेम्ब्रेन। इज दैट क्लियर? ये चीज आपको समझ में आई कि प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन आप किसको बोलते हो। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, प्रीसिपिटेड और प्रोलॉन्ग्ड लेबर। दो तरीके की लेबर प्रोसेस होती है, एक होता है प्रीसिपिटेड और एक होता है प्रोलॉन्ग्ड। प्रीसिपिटेड का मतलब क्या होता है, 2 घंटे से पहले ही लेबर होना, 2 घंटे से पहले ही। समझ में आ रहा है? 2 घंटे मैंने आपको बताया लेबर का नॉर्मल टाइम कितना होता है, 12 से लेके 16 घंटे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? 12 से लेके 16 घंटे मैंने आपको क्या बताया है, लेबर का नॉर्मल टाइम बताया है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या आती है, प्रीसिपिटेट का अगर आप देखोगे, प्रीसिपिटेट किसको बोलते हो, वो प्रोसेस जिसके अंदर 2 घंटे से पहले ही, क्या 2 घंटे से पहले ही लेबर हो जाता है। और प्रोलॉन्ग्ड वाले में क्या होता है, 24 घंटे बाद, 18 से लेके 24 घंटे बाद। समझ में आ रहा है? प्रीसिपिटेट तो उसको बोलते हैं अगर नॉर्मल टाइम देखा जाए लेबर का प्रसव का, वो कितना होता है, 12 से लेके 16 घंटे। बट यहाँ पे लेबर एक तो 2 घंटे से पहले ही हो रहा है और एक 18 घंटे बाद में हो रहा है। तो जो 2 घंटे से पहले हो रहा है उसको बोलते हैं प्रीसिपिटेड, और जो 18 घंटे बाद में हो रहा है उसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड। समझ में आ रहा है? एक को बोलते हैं प्रीसिपिटेड किसको, जो 2 घंटे के अंदर अंदर बच्चे की डिलीवरी करवा देते हैं। एक होता है प्रोलॉन्ग्ड जिसके अंदर 1 दिन लग गया फिर भी बच्चे की डिलीवरी नहीं हुई, 18 से 24 घंटे लग गए फिर भी डिलीवरी नहीं हो पा रही है, वो क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर। समझ में आया आप लोगों को? प्रोलॉन्ग्ड लेबर। अगर इनकी डेफिनेशन की बात की जाए तो प्रीसिपिटेड लेबर का मतलब क्या होता है, जब प्रसव प्रक्रिया सामान्य अवधि की तुलना में, क्या, प्रसव प्रक्रिया सामान्य अवधि की तुलना में बहुत कम समय में घटित हो जाती है। समझ में आ रहा है? जब प्रसव प्रक्रिया इसकी सामान्य अवस्था से बहुत पहले ही क्या हो जाती है, घटित हो जाती है, संपन्न हो जाती है, उसको आप क्या बोलते हो, प्रीसिपिटेड लेबर। मतलब 2 घंटे से पहले ही क्या हो गया, डिलीवरी हो गई, प्रसव प्रक्रिया पूरी हो गई, संपन्न हो गई, खत्म हो गई, उसी को आप क्या बोलते हो, प्रीसिपिटेड लेबर। ये प्रीसिपिटेड लेबर का क्राइटेरिया क्या होता है, जैसे जब प्रसव की पहली तथा दूसरी स्टेज की कुल अवधि, मैंने बताया था ना, अगर 2 घंटे से भी कम, क्या करा, आप कब मानोगे, कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जब तो उसको आप ये मानोगे कि प्रीसिपिटेड लेबर है, तो जब पहली और दूसरी स्टेज दोनों का टाइम एक साथ मिलाओगे, वो भी 2 घंटे से अगर आपको कम मिला तो क्या होता है, प्रीसिपिटेड लेबर। दूसरा, जब संपूर्ण प्रसव प्रक्रिया 3 घंटे से भी कम समय में पूरी हो जाए। भाई पूरी प्रक्रिया एक ही बात है, जब पूरी प्रक्रिया प्रसव की 3 घंटे से भी कम में कंप्लीट हो जाए तो भी क्या होता है, प्रीसिपिटेड लेबर होता है। जब नली पैरा में सर्विक्स के विस्तारण की दर, नली पैरा का मतलब क्या होता है भाई, एक बार भी क्या है, उसने वाइबल पीरियड को, प्रेग्नेंट तो वो हो गई है, प्रेगनेंसी तो उसने ले ली थी, बट उसका प्रेगनेंसी से पहले ही, मतलब बच्चे के जन्म से पहले ही अबॉर्शन हो जाते थे, मिसकैरेज हो जाते थे। प्रेगनेंसी तो उसने मान लो 5 बार कंसीव कर ली। समझ में आया? गर्भवती तो वो 5-6 बार हो गई, बट बच्चे को जन्म एक बार भी नहीं दे पाई। कैसे? किसी ना किसी वजह से उसका अबॉर्शन हो ही गया। तो अगर उसने 20 सप्ताह से पहले ही बच्चों को जन्म दे देके उनकी डेथ हो गई है तो वो क्या कहलाती है, नलीपैरा। इसका मतलब होता है उसने वायबल पीरियड, वायबल का मतलब होता है जिसके अंदर बच्चा जिंदा रह सकता है, उस पीरियड को उसने क्या किया, क्रॉस नहीं किया। एक महिला 5-6 बार गर्भवती तो हो गई, पर वो 5-6 बार जब गर्भवती हुई तो उसकी हर एक गर्भावस्था 20 सप्ताह से पहले खत्म हो गई थी। समझ में आ रहा है? उसकी हर एक गर्भावस्था 3 या 4 महीने से पहले क्या हो गई, खत्म हो गई थी।
तो उसने 5वां महीना क्रॉस ही नहीं किया था। अब अगर वो 5वां महीना आगे क्रॉस नहीं कर पाएगी, 6वां महीना क्रॉस नहीं कर पाया, तो ये जो चीजें आती हैं उसको बोलते हैं नलीपेरा। एक बार भी उसने क्या किया, वाइबल पीरियड को, जिसमें बच्चा जिंदा रहने के चांसेस हो जाते हैं, उसको उसने क्रॉस नहीं किया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखना कि नलीपेरा जिसके अंदर गर्भवती तो वो हो गई थी बहुत बार, पर उसके अंदर बच्चा जन्म नहीं हुआ 9 महीने पे जाके। सर्विक्स के विस्तारण, मतलब जो सर्विक्स बच्चेदानी का मुंह खुलता है वो अगर 5 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से खुले, समझ में आ रहा है, 5 सेंटीमीटर प्रति घंटा से अधिक, तथा मल्टीपेरा में ये 8 से 10 सेंटीमीटर प्रति घंटा से अधिक तक हो तो भी हो सकता है। जो नॉर्मली मैंने बताया कि 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर बच्चेदानी का मुंह खुलता है, अगर वहां पे इसके अंदर 1 घंटा में 5 सेंटीमीटर खुल गया, समझ में आ रहा है, 1 घंटे में ही 5 सेंटीमीटर खुल गया, वो तो किसमें, नलीपेरा में। और मल्टीपेरा में मतलब जिसके बच्चे 5 से पैदा हो चुके हैं, अगर ये दर हर 1 घंटे 8-10 सेंटीमीटर, मतलब 1 घंटे के अंदर ही पूरे बच्चेदानी का मुंह खुल गया। समझ में आ रहा है? अरे जो महिला 5-6 बार प्रेग्नेंट तो हो गई, बट बच्चा एक भी जिंदा पैदा नहीं हुआ, सारे के सारे बच्चे 4थे महीने से पहले ही खत्म हो गए। समझ में आ रहा है? तो उसमें तो अगर बच्चेदानी का मुंह हर 1 घंटे में 5 सेंटीमीटर खुल रहा है, तो 2 घंटे में वैसे ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि 10 सेंटीमीटर खुलते ही बच्चा तो वैसे ही बाहर आ जाएगा। और वो महिला जिसने क्या किया, 5-6 बच्चों को जन्म दे दिया 9 महीने पे आके, मतलब पूरी प्रेगनेंसी को कंप्लीट करके, गर्भावस्था को पूरा कंप्लीट किया 9 महीने पे, और बच्चे को जन्म दे दिया, और उसका 1 घंटे के अंदर ही क्या हो रहा है, 8 से 10 सेंटीमीटर बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है, तो भाई डिलीवरी तो हो ही जाएगी ना भाई। बच्चेदानी का मुंह खुलना ही तो जरूरी है, तभी तो बच्चा आएगा बाहर। तो ये सारी चीजें क्या होती है, लीड कर सकती है प्रिसिपिटेड लेबर को। प्रिसिपिटेड लेबर किसको बोलते हैं, वो प्रोसेस या वो स्थिति जिसके अंदर सामान्य अवधि की तुलना में बहुत कम समय में ही क्या होता है, प्रसव प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसी को आप क्या बोलते हो, प्रिसिपिटेड लेबर। ये कैसे हो सकता है, अगर पहली और दूसरी स्टेज की अवधि क्या हो, 2 घंटे से भी कम हो, या पूरा प्रसव 3 घंटे से ही पहले ही खत्म हो जाए, या महिला का जो सर्विक्स है, बच्चेदानी का मुंह हर 1 घंटे से 5 सेंटीमीटर या हर 1 घंटे से 8 से 10 सेंटीमीटर खुलता है, तो वो भी क्या करवा सकता है, प्रिसिपिटेड लेबर करवा सकता है। इज दैट क्लियर? ये चीज आपको समझ में आई इतनी? प्रिसिपिटेड लेबर तो किसको तो बोलते हैं, और इसका क्राइटेरिया क्या होता है, पहली और दूसरी स्टेज का टाइम 2 से कम होना, पूरा लेबर 3 घंटे से पहले खत्म हो जाना, या महिला में बच्चेदानी का मुंह है वो जल्दी ओपन होना। तो ये सारी कंडीशन क्या करेगी, प्रिसिपिटेड लेबर को लेके चली जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोलॉन्ग्ड लेबर की, ये प्रोलॉन्ग्ड लेबर के अंदर कंडीशन क्या आती है कि ये वह स्थिति होती है जिसके अंदर हमने बताया था कि नॉर्मल कितना होता है, 12 से 14 घंटे क्या होता है, एक लेबर का टाइम पीरियड होता है भाई। 12 से लेके 14 या 16 घंटे क्या होता है, लेबर का पीरियड, टाइम पीरियड होता है, इसके दौरान लेबर है वो पूरा हो जाएगा। बट जब लेबर की प्रथम और द्वितीय अवस्था का कंबाइंडली 18 घंटे से भी अधिक हो जाती है, समझ में आ रहा है? अरे बताया 12 से 14 तो नॉर्मल है भाई, लेबर है वो 12 से 14 घंटे में पूरा हो रहा था, बट हम यहाँ नॉर्मल की नहीं कर रहे हैं, अब नॉर्मल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर पहली और दूसरी लेबर की अवस्था थी, स्टेज थी, अगर उन दोनों का टाइम पीरियड मिलाया और 18 घंटे से भी ज्यादा निकल गया, तो वो स्थिति क्या कहलाती है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर कहलाती है। समझ में आया? अगर लेबर का टाइम पीरियड पहली और दूसरी अवस्था को एक साथ जोड़ के देखा गया और 18 घंटे से भी ज्यादा निकला, तो वो क्या कहलाती है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर कहलाती है। अगर WHO के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो ये, यदि प्रसव के समय कम से कम 4 घंटे के ऑब्जर्वेशन के दौरान सर्विक्स का डायलेशन 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा से भी कम हो, समझ में आ रहा है? WHO ने कहा
4 घंटे कम से कम हमने उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा और हमने देखा कि हर 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर से भी कम सर्विक्स क्या हो रहा था, डायलेट हो रहा था। मतलब बच्चेदानी का मुंह 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर से भी कम खुल रहा था। 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर से भी कम खुल रहा था। समझ में आया। तथा गर्भस्थ शिशु के जो डिसेंट प्रोसेस होती है, नीचे खिसकने वाली, बच्चा अपने आप को जो पुश करता है, उसकी दर भी क्या हो, 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम हो। तो ये सारी कंडीशन क्या कहलाती है, लंबा प्रसव कहलाती है। प्रोलॉन्ग्ड लेबर किस किस को बोल सकते हैं? अगर सामान्य परिभाषा देखोगे तो अगर पहली और दूसरी अवस्था को एक साथ मिला के देखा और 18 घंटे से ज्यादा का टाइम लग गया, किसको, प्रसव प्रक्रिया को, तो वो क्या कहलाती है, प्रोलॉन्ग्ड। WHO ने बता दिया कि कारण क्या है ये, अगर सर्विक्स, बच्चेदानी का मुंह है वो बहुत ही कम खुल रहा है, हर 1 घंटे के अंदर देख रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर से भी कम खुल रहा है, या बच्चा अपने आप को नीचे की तरफ पुश नहीं कर रहा है, धकेल नहीं रहा है, तो ये दोनों कंडीशन क्या करेंगी, प्रोलॉन्ग्ड लेबर लीड करेंगी। प्रोलॉन्ग्ड लेबर की समस्या अधिकांशतः पहली प्राइमरी ग्रेविडा मदर को या 35 साल से अधिक की उम्र वाली महिलाओं में पाई जाती है। समझ में आ रहा है। प्रोलॉन्ग्ड लेबर किसके अंदर देखने को मिलता है, जो महिला पहली बार क्या हुई हो, गर्भवती हुई हो, या 35 साल की उम्र पे पहली बार गर्भवती हुई हो। समझ में आ रहा है। अरे जो महिला 35 साल की उम्र में पहली बार बच्चे को जन्म देने वाली है, उस महिला के अंदर ये प्रोलॉन्ग्ड लेबर अधिकांशतः देखने को मिल सकता है। इतनी चीज समझ में आई। प्रोलॉन्ग्ड लेबर आप किसको कहोगे, वो प्रोसेस जिसके अंदर पहली और दूसरी अवस्था दोनों को एक साथ मिलाया और उनका टाइम कितना निकला, 18 घंटे से भी अधिक। 18 घंटे से अधिक का टाइम अगर प्रसव प्रक्रिया को लग रहा है, वो प्रोलॉन्ग्ड लेबर कहलाती है। इसका पीछे कारण क्या है, या तो बच्चेदानी का मुंह है वो बहुत कम खुलना, या बच्चे को नीचे की तरफ आने में क्या आ रहा है, जोर आ रहा है, वो नीचे नहीं आना चाह रहा है। तो ये दोनों कंडीशन ही क्या करती हैं, प्रसव को लंबा ले जाने का काम करती हैं। जबकि हमने प्रीसिपिटेट पढ़ा था, उसके अंदर क्या होता है, बच्चेदानी का मुंह बहुत जल्दी खुल जाता है, 1 घंटे के अंदर ही बच्चेदानी का मुंह है वो खुल जाता है। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रीसिपिटेट। और यहाँ पे बच्चेदानी का मुंह खुलने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। समझ में आया आप लोगों को। ये दोनों क्या हो गए, प्रीसिपिटेट और प्रोलॉन्ग्ड लेबर। प्रीसिपिटेट तो किसको बोलते हैं, टाइम कम लगना, कितना, 2 से भी कम। प्रोलॉन्ग्ड किसको बोलते हैं, टाइम ज्यादा लगना, कितने से ज्यादा, 18 घंटे से भी ज्यादा। प्रीसिपिटेट लेबर के अंदर कारण क्या है, जल्दी लेबर होने का, यही है कि बच्चेदानी का मुंह बहुत जल्दी खुल गया था। इसमें क्या होता कारण, प्रोलॉन्ग्ड में या लंबे प्रसव में कारण यह है कि बच्चेदानी का मुंह बहुत धीरे धीरे खुल रहा था। इज दैट क्लियर। आज की क्लास में इतना ही। आई थिंक आपको ये समझ में आएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।